नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्टवेयर स्टडी आकाश पर। आज मैं आपके लिए क्लास 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट परिचय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं। वही क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? यानी कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा? तो फर्स्ट का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा 1776 ईस्वी में एक एडम स्मिथ की पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नेम है आपका एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुई, जिसमें अर्थशास्त्र का स्पष्ट स्वरूप जो है वो सामने आया था और स्मिथ ने स्पष्ट रूप से यह विचार व्यक्त किया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ उन्होंने अपनी पुस्तक में यह स्पष्ट किया। तो याद रखिएगा उनकी पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। कभी कभी आपके एग्जाम में पुस्तक का नेम भी पूछ देता है और वैसे भी ये क्वेश्चन आपके 2010 में एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2, किसके अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान का वह संग्रह है जो धन से संबंधित है? किसके अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान का वह संग्रह है जो धन से संबंधित है? सेकंड का आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमेरिकी अर्थशास्त्री वाकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान का वह संग्रह है जो धन से संबंधित है। कहने का मतलब कि इकोनॉमिक्स इज द बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू वेल्थ। तो ये सब आप याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है यही सब क्वेश्चंस। और आपको जिस भी क्वेश्चंस का आंसर पता हो नीचे कमेंट में कमेंट करते चलिए, और हम लोग इसी वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस का एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पहले एक बार हम लोग सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग इसी वीडियो में उसका रिविजन करेंगे ताकि आपको 100% क्वेश्चन याद हो जाए और आंसर भी। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है पॉइंट आपके लिए, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो थर्ड का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है, मार्शल। देखिए क्वेश्चन आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन ये बोर्ड मॉड्यूल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में 2015, 2012, 2017 में पूछा गया, यानी 3 साल इस क्वेश्चन को अभी तक पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो एल्फ्रेड मार्शल ने यह बताया कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, सॉरी मानव कल्याण का विज्ञान है। धन का विज्ञान तो आपको एडम स्मिथ ने बताया था। तो मानव कल्याण का विज्ञान है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, इसे एल्फ्रेड मार्शल ने बताया था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप ये भी याद रखिए, अर्थशास्त्र की जो परिभाषा को सामान्यतः जो होता है 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट जो आपका आता है एडम स्मिथ की धन संबंधी परिभाषा, सेकंड आपका है एल्फ्रेड मार्शल की कल्याण संबंधी परिभाषा, और थर्ड आपका है आपका जो प्रोफेसर रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा इकोनॉमिक्स का। तो ये सब आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखिए, जो ये अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान कहा गया है किनके द्वारा? मार्शल के द्वारा। तो उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने बताया कि स्पष्ट किया कि अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मैं बार बार एक ही टर्म्स को इसलिए मैंने रिपीट किया इस क्वेश्चन से क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉड्यूल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रोबेबिलिटी रहती है क्या कि जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उनकी जो संभावना होती है बहुत ज्यादा होती है कि आपके एग्जाम में पूछे जाए। तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करवाता हूं ताकि आप अच्छे से कंसेप्ट को ले सको और कुछ अच्छा कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 4, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र कहा? किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र कहा, यानी कि लॉजिक ऑफ चॉइस? इकोनॉमिक्स इज द लॉजिक ऑफ चॉइस किसने कहा? तो याद रखिएगा 4 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र कहा है। और फ्रेंड्स, प्रोफेसर रॉबिन्स की जो परिभाषा है हमें अर्थशास्त्र के संबंध में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये रॉबिन्स की परिभाषा उन्होंने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में जो कि 1921 में प्रकाशित हुई थी, बताया है कि आर्थिक जीवन में हम साधनों का जो अभाव होता है, स्कैर्सिटी होता है, समस्या से प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, कैसे जूझते हैं। और इन्हीं सभी संदर्भ के तर्क सहित उन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र जो आपका है चयन का तर्कशास्त्र है, यानी इकोनॉमिक्स इज द लॉजिक ऑफ चॉइस। तो ये सब आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इनके पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, रॉबिन्स की पुस्तक का नाम था
एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है एडम स्मिथ ने भी एक पुस्तक लिखी थी, तो एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। और यहाँ पर आपका अल्फ्रेड मार्शल ने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में प्रकाशित हुई थी। तो ये सब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, इनमें किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन भी है। तो इनमें किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? आंसर पता है, कमेंट करके चलो। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी वाले बिल्कुल सही है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बिल्कुल सही है। इस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, बोर्ड मॉड्यूल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, किस अर्थशास्त्री की परिभाषा को वर्ग कारिणी कहा जाता है? किस अर्थशास्त्री की परिभाषा को वर्ग कारिणी कहा जाता है? तो 6 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्शल। याद रखिएगा अल्फ्रेड मार्शल की जो परिभाषा है उसे क्लासिफैक्टरी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं हम लोग, तो याद रखेंगे। और फ्रेंड्स जो ये मार्शल ने जो डिफिनेशन दिया था, जब हम अनेक विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर नजर दौड़ाते हैं, तो आज के ये कल्याणकारी तथा विकास संबंधी युग में मार्शल की जो परिभाषा है वो अधिक सटीक लगती है, सबसे सटीक लगती है मार्शल की डिफिनेशन जो इकोनॉमिक्स को दिया था उन्होंने डिफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 7, और भी कुछ टर्म्स है मार्शल ने क्या क्या बताया है, तो हम लोग वीडियो को करते करते मतलब पूरे क्वेश्चन को करते करते हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन 7 है, इनमें किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना? इनमें किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना? तो 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना है। तो याद रखिएगा 7 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया है। और मार्शल जो थे वो अर्थशास्त्र को सामाजिक कल्याण का विज्ञान भी मानते हैं। मार्शल जो है अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान मानते हैं, तथा उनके अनुसार इसमें केवल समाज में रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, किनके द्वारा? तो मार्शल के अनुसार। तो याद रखिएगा। और ये पॉइंट मैं अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं, इससे आपके 2 क्वेश्चंस मैच करते हैं, आते हैं एग्जाम में। तो ये जो है कि मार्शल जो थे वो अर्थशास्त्र को यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान भी मानते थे, जबकि रॉबिन्स जो आपके थे वो अर्थशास्त्र को एक विशुद्ध केवल यथार्थवादी विज्ञान मानते थे। तो केवल यथार्थवादी विज्ञान कौन मानता था? तो रॉबिन्स। और जो यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान कौन मानते हैं? तो आपका मार्शल। ये आप याद रखिएगा, ये आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अभी मेरे ही इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 8, और क्वेश्चन 8 को करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ज्यादा खुश हो रहे हैं तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख भाग हैं? अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख भाग हैं? तो सही आंसर आपका 8 का ऑप्शन भी हो जाएगा 5। और फ्रेंड्स हम सभी क्वेश्चंस का एक बार फिर से इसी वीडियो में रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपको 100 में 100% सभी क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएं। तो अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख भाग हैं? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर 5। कौन कौन से हैं? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व, कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस। ये जो है आपके अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को मानव से संबंध विज्ञान कहा है? देखिए ये पॉइंट यहां से इसको आप याद रखिए, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को मानव से संबंध विज्ञान कहा है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, बी वाले ए नहीं होगा, ए नहीं होगा जी, ऑप्शन सी होगा रॉबिन्स। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है, यानी मानव से संबंध विज्ञान कहा गया है। किनके द्वारा? तो रॉबिन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मैंने यहीं पे आप समझ जाइए, मैंने आपको बताया था कि जो विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान रॉबिन्स नहीं बताया, तो ये क्वेश्चन आपको अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अर्थशास्त्र विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो 10 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिना कोई सोचे समझे रॉबिन्स होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रॉबिन्स जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र को एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान मानते हैं, जबकि आपके जो मार्शल थे, अल्फ्रेड मार्शल, वो अर्थशास्त्र को यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान भी मानते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इस अर्थशास्त्री की परिभाषा को विश्लेषणात्मक माना जाता है, यानी एनालिटिकल माना जाता है। एनालिटिकल डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किस अर्थशास्त्री के डिफिनेशन को कहा जाता है, माना जाता है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबिन्स का ही, क्योंकि रॉबिन्स ने अपने डिफिनेशन को किसी तरह से कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया था। उनकी परिभाषा जो थी वो एनालिटिकल थी, विश्लेषणात्मक थी,
वे सीमित साधनों के कारण उत्पन्न चयन की समस्या पर बल देते थे। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किसे आर्थिक क्रियाओं का आदि तथा अंत कहते हैं? इनमें किसे आर्थिक क्रियाओं का आदि तथा अंत कहते हैं? तो 12 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोग यानी कंजप्शन। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में जो उपभोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उपभोग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसे अर्थशास्त्र का आदि तथा अंत दोनों कहा गया। आदि भी इसी को कहा गया, अंत भी इसी को कहते हैं। किसको? तो भैया उपभोग को। तो उपभोग हुआ ना सबसे महत्वपूर्ण स्थान। तो अर्थशास्त्र में आदि तथा अंत दोनों ही माना जाता है महत्वपूर्ण। सरल शब्दों में उपयोग जो होता है, उपभोग जो होता है, तो उपभोग वो मानव आवश्यकताओं की डायरेक्ट सेटिस्फाइड करता है। मानव की जो नेसेसिटी होती है उसको डायरेक्टली रूप से संतुष्ट करता है, सेटिस्फेक्शन देता है। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2009 में पूछा गया, 2011 में, 2015 में पूछा गया, इसलिए इसको वीवीआई समझिए। वीवीआई लेकिन शॉर्ट सा क्वेश्चन है, सबको याद हो जाएगा। वीवीआई है आपके लिए। माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, बिल्कुल। निम्न में कौन सा शब्द है? माइक्रो का अर्थ छोटा होता है और माइक्रो का अर्थ छोटा होता है, लेकिन मैक्रो MICRO माइक्रो का अर्थ होता है छोटा आपका, लेकिन MACRO जब हो जाएगा मैक्रो आपका हो जाएगा, तो मैक्रो का अर्थ होता है आपका व्यापक, जो कि आपको इसी में पढ़ने को मिलेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन में हो जाएगा ग्रीक। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है, जो यहाँ पर माइक्रो है, वो छोटी इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन या विश्लेषण करता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी अच्छे खासी। तो अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट में कमेंट करके बताया कीजिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14। आवाज तो भैया थोड़ा सा भारी रहेगा क्योंकि आई एम सफर फ्रॉम कोल्ड। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14। अर्थशास्त्र यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान है, इस विचार को मानने वाले हैं। तो 14 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फ्रेड मार्शल। इसमें कोई अब असमंजस वाली बात नहीं है। हो तो मैं एक बार और आपको मैं रिपीट करना चाहूंगा कि मार्शल जो थे वो अर्थशास्त्र को यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान में मानते हैं, जबकि आपके रॉबिन्स है वो अर्थशास्त्र को एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान मानते हैं। तो यू आर क्लियर, नाउ यू आर क्लियर। माइंड में ये कंसेप्ट को सेट कर लीजिए, माइंड मेकअप कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है। देखिए अर्थशास्त्र में आपको दो अर्थशास्त्र देखने को मिलेंगे। जब हम किसी एक इकाई के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं, चाहे वह इकाई का उपभोक्ता एक हो, एक फर्म से हो, एक साधनों का हो, एक मालिक हो, तो उसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। और एक आपका आता है व्यापक अर्थशास्त्र। तो व्यापक अर्थशास्त्र होता है व्यापक। दूसरी ओर जब हम समग्र या संपूर्ण अध्ययन करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया आपका, कुल बचत हो गया इत्यादि, ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसको कहते हैं व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। तो 15 है हमारा कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है तो व्यक्तिगत इकाई से। याद रखिएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में छोटी इकाई, फर्म या व्यक्तिगत उपभोक्ता इत्यादि के व्यवहार का अध्ययन या विश्लेषण किया जाता है। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16। व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध होता है। 16 का सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बड़े या संपूर्ण से। अभी मैंने आपको बताया जैसे आपका हो गया राष्ट्रीय आय, कुल बचत, ये सब जो हो गया वो आपका व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मार्शल ने प्रस्तुत की है। तो मार्शल ने भैया क्या प्रस्तुत किया है? तो व्यापक अर्थशास्त्र की व्याख्या या उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या, फर्म के संतुलन की व्याख्या, बी एवं सी दोनों की व्याख्या। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। मार्शल ने प्रस्तुत की है उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या, फर्म के संतुलन की व्याख्या। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी और सी दोनों, याद रखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नेम भी चैनल के नेम पर भी है, सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार सर्च कीजिए, सिंपल सा टेलीग्राम पे आपको मेरा चैनल मिलेगा। वहां से ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल मिलेंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, केन्स ने व्याख्या की है श्रमिक की मजदूरी निर्धारण की, आय तथा रोजगार की, उपभोक्ता व्यवहार की, इनमें कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आय तथा रोजगार की केन्स ने व्याख्या की है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक दोनों का सह अस्तित्व होता है, तो कौन सी अर्थव्यवस्था में होता है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन भी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में
जो होता है निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, किस अर्थव्यवस्था में सरकार या राज्य साधनों की मालिक होती है? देखिए सरकार और राज्य ये सब जो होती है साधनों की मालिक होती है कौन सी अर्थव्यवस्था में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी समाजवादी, समाज पर ही इन लोगों का हक होता है, अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, किसी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? तो किसी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है 21 का सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो किस यहाँ पर किस कौन सी अर्थव्यवस्था में? तो पूंजीवादी, पूंजीवादी राइट आंसर 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन 1 खोलिए देखिए 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है आपके एग्जाम में। 22 नंबर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है किनके द्वारा? तो पूंजीपतियों के द्वारा। ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा 22 का, पूंजीपतियों द्वारा जो होता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं कैसा? सीमित, असीमित, न सीमित न असीमित, या तो सीमित या असीमित। तो 23 का सही आंसर होगा आज तक किसी के पास संसाधन जो होता है रिसोर्स जो होता है वो असीमित नहीं होता है। असीमित कभी किसी के पास कुछ नहीं होगा, आपके पास जितने भी रुपये पैसे हो जाए सभी आपके पास असीमित नहीं होने वाला है, तो आपके पास सीमित ही रहेगा। तो इसका 23 का सही आंसर आपका ऑप्शन मिल जाएगा सीमित। आप भी अपने पर देख सकते हो किसी तरह का आपको कितना भी चीज मिल जाए लेकिन आप मतलब असीमित होता है नहीं, उसको आप रख ही लेते हो ना। 24 है निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? यहाँ समझिए अच्छे से क्वेश्चन को पहले कि आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है भैया असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। ए और बी दोनों हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। ठीक है, क्लियर? सभी को क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए सभी लोग, क्या आपको समझ में आ रही है वीडियो? कमेंट कर दीजिए सभी लोग। और सेकंड चैप्टर का वीडियो भी लाया जाए, पर डे लाया जाए वीडियो, ये भी कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो 25 का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, याद रखिएगा मुद्रा। मुद्रा जो है आपका उत्पत्ति का साधन नहीं है। 2012, 2015, 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और इस क्वेश्चन को आपको 2011 और 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा मुद्रा जो होती है आपकी उत्पत्ति का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो 26 का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। इनमें से सभी जो है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है दोस्तों, याद रखिएगा अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या इनमें से सभी है। 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, ये सभी जो आपके है वो केंद्रीय समस्या आपके हैं अर्थव्यवस्था की। तो इनमें से सभी आपका सही आंसर आएगा। क्या उत्पादन हो, किस विधि से उत्पादन हो, ये सब जो होता है ना वो केंद्रीय समस्या ही है अर्थव्यवस्था का, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या नहीं है? तो क्या उत्पादन हो, ये समस्या है। किस विधि से उत्पादन हो, ये भी समस्या है। किसके लिए उत्पादन हो, ये भी समस्या है। ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा, विदेश व्यापार कैसे बढ़े, ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। नेक्स्ट आपका है 28, विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को कहते हैं। तो यहाँ समझिए ये क्वेश्चन 28 और 30 क्वेश्चन आपको समझना है अच्छे से। यहाँ देखिए विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा, यहाँ पर बेची वाला है, ठीक है, दर्शाने वाली तालिका कहते हैं। तो जिसमें बेचा जाने वाला है तो उसका 28 का आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाजार पूर्ति अनुसूची, ठीक है। और जब आप 30 क्वेश्चन में आते हो 30वां नंबर में, विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को, यहाँ पर देखिए खरीदी जाने वाली है ना, वहां पर बेची जाने वाली थी, यहाँ पर खरीदी जाने वाली थी। तो 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजार मांग अनुसूची। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छे से वीडियो समझ में आई हो, कंसेप्ट भी आपको अच्छे खासे समझ में आएंगे। आपको लगा हो कि आप 30 क्वेश्चंस कर रहे हो लेकिन आपके पास कंसेप्ट इतने आ गए कि अगर आपको इस चैप्टर से 50 क्वेश्चंस भी जितने भी क्वेश्चंस निकाल कर दिए जाए फर्स्ट चैप्टर से, आप सभी को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये फुल्ली गारंटेड है, फुल्ली गारंटेड है। मैंने सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में डाल दिए थे और मैंने जो दो क्वेश्चंस और बन सकता है, जैसे किसने किस पुस्तक को लिखा, ये सब मैंने आपको क्या किया तो बताते समय पढ़ाते समय डिस्कस कर दिया। कब कब लिखा, कब पुस्तक लिखा गया, किस पुस्तक से किस डिफिनेशन को दिया गया, तो ये सब मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई है। अभी जाना नहीं है, हम लोग फिर से इसी क्वेश्चन का एक बार फिर से फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए 2 मिनट का रिवीजन रहेगा,
चलिए सभी लोग रेडी हो जाइए। चलिए आप लोग मेरे साथ मन में गुनगुनाते चलेंगे आंसर को केवल। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। तो ऐसे तरह से आप मन में गुनगुनाते चलिएगा। 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ की पुस्तक जो आई थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस प्रकाशित थी। उसी में एडम स्मिथ ने इस चीज को क्या किया था तो स्पष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, किसके अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान का वह संग्रह है जो धन से संबंधित है? देखिए रिवीजन कराने का मुख्य मकसद यही है कि आपको पता चल सके कि आपने कितना याद किया पढ़ते समय। और अभी हम एक बार फिर से सभी क्वेश्चंस को आप देख लेते तो आपका 100 में 100% कंफर्म हो जाएगा। किसके अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान का वो संग्रह धन से संबंधित है? तो टू का आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाकर के द्वारा, अमेरिकी अर्थशास्त्री वाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थर्ड का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, मार्शल। नेक्स्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र कहा है, यानी कि लॉजिक ऑफ चॉइस कहा है? लॉजिक ऑफ चॉइस के नाम से इकोनॉमिक्स इज द लॉजिक ऑफ चॉइस किसने कहा? तो फोर का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, प्रोफेसर रॉबिन्स। सभी लोग मन में गुनगुनाते चलिए क्या सही हो रहा है कि नहीं। इनमें किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, किस अर्थशास्त्री की परिभाषा को वर्गकारिणी कहा जाता है? क्लासिफैक्टरी ऑफ इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन कहा जाता है। तो 6 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 7, इनमें किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना है? तो 7 का सही आंसर भी आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, मार्शल ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना है। उनके अनुसार सही इसमें केवल समाज में रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 8, अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख भाग हैं? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 5, ऑप्शन डी 5। अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख भाग है, कौन कौन? तो कंजप्शन हो गया आपका, प्रोडक्शन हो गया, एक्सचेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक फाइनेंस, ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 9, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को मानव से संबंध विज्ञान कहा है? तो 9 का भी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को मानव से संबंध विज्ञान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो 10 का सही आंसर भी आपका ऑप्शन से हो जाएगा, रॉबिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, किस अर्थशास्त्री की परिभाषा को विश्लेषणात्मक माना जाता है? तो इसका भी सही आंसर आपका ऑप्शन भी है, रॉबिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 12, इनमें किसे आर्थिक क्रियाओं का आदि तथ्यांक कहते हैं? सही आंसर है आपका उपभोग। चलिए आप लोग मन में सब लोग सोचते चल रहे हैं ना कि आपको कितना सही हो रहा है, सभी लोग सोचते चलिए कि आप कितना सही कर पा रहे हो, ये इसीलिए मैं आपको ये करवाता हूँ। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? तो 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ग्रीक, मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान है, इस विचार को मानने वाले हैं कौन है? तो 14 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है, सही आंसर है आपका ऑप्शन है, व्यक्तिगत इकाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध होता है, यानी बड़े या संपूर्ण से। नेक्स्ट है मार्शल ने प्रस्तुत की है, सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, डी और सी दोनों। कैसे? उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या और फर्म में संतुलन की व्याख्या। नेक्स्ट है आपका केन्स ने व्याख्या की है, तो याद रखिएगा आय तथा रोजगार की, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व होता है? सही आंसर आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट आपका है 20, किस अर्थव्यवस्था में सरकार या राज्य साधनों के मालिक होती है? सरकार या राज्य दोनों साधनों की मालिक होती है। तो 20 का सही आंसर आपका ऑप्शन से हो जाएगा, समाजवादी। अगला है किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? 21 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा, पूंजीवादी। पूंजीवादी में जो होता है अपना जो होता है अस्तित्व होता है, अपना निजी संपत्ति पाया जाता है, प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका 22, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या का समाधान है, तो पूंजीपतियों द्वारा समाधान होता है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं तो क्या होते हैं? सीमित ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। असीमित आवश्यकताएं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। नेक्स्ट आपका है 25, जो आपका है निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? 25 का सही आंसर आपका ऑप्शन से हो जाएगा, मुद्रा। मुद्रा जो है वो उत्पत्ति का साधन नहीं है। नेक्स्ट है आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? सही आंसर आपका हो जाएगा कैसे उत्पादन हो, क्या उत्पादन हो, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, यानी तीनों आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो 27 का आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेश व्यापार कैसे बढ़े। नेक्स्ट है आपका 28,
विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को कहते हैं। 28 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजार पूर्ति अनुसूची, याद रखिएगा। और नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को कहते हैं। तो 30 का सही आंसर आपका हो जाएगा बाजार मांग अनुसूची। दोस्तों मैंने ये रिवीजन आपको कराया इसलिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज हो जाए इसी वीडियो में और आप अच्छे से कंसेप्ट को ले सको। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, कुछ क्वेश्चंस आपको याद भी होंगे। अगर आपको सभी क्वेश्चंस याद नहीं हो तो आप पीडीएफ में देखिएगा, और नहीं तो इस वीडियो को फिर से आप दोबारा देख लीजिएगा, प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर आपके पास समय का भी बचत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा मतलब हौसला मिलता है। तो आपके लिए कुछ हम करते हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए, प्लीज हेल्प अस। तो मिलेंगे हम लोग चैप्टर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।